Hey everybody, this is Tarun Kapoor starting a session on Directive Principles of State Policy in Part 4 of the Constitution from Article 36 to 51. So first of all, हमें पता है कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है ये पार्ट 4 में है कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रॉम आर्टिकल 36 टू 51। अब हमारी जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं, ठीक है। और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को नोवल फीचर कहा है, नया फीचर कहा है किसका, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। और साथ ही साथ ग्रेनविल ऑस्टीन ने इन्हें कॉन्शियस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा है। उसके बाद हम बात करते हैं, देखिए जो क्या डिफरेंस है मेन फंडामेंटल राइट्स में और डीपीएसपी में। सबसे पहले हम वो देखेंगे कि जो फंडामेंटल राइट्स है वो नेगेटिव इन नेचर है। नेगेटिव कैसे हैं कि वो स्टेट को किसी भी एक्शन करने से रोकते हैं, कि स्टेट इनइक्वालिटी नहीं कर सकती है, ठीक है, किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकती है, आर्टिकल 15 में है, ठीक है। और जो हमारे जो डीपीएसपी हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, ये पॉजिटिव इंस्ट्रक्शंस है गवर्नमेंट को, ठीक है, लेजिस्लेटिव को, एग्जीक्यूटिव को, कि उन्होंने इन एक्ट्स को इस तरीके से करना है, ठीक है। एक गाइडलाइंस दे रहे हैं बेसिकली कि किस तरीके से हमारे प्रशासन को चलाना है, हमारे गवर्नेंस को चलाना है। एंड द नेक्स्ट डिफरेंस है, जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं हमारे देश के लोगों की, किस तरीके से, लोगों के सिविल राइट्स को देकर। और जो डीपीएसपी है, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, वो सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी की बात करते हैं कि लोगों के सोशल वेलफेयर को कैसे करना है, सोशल डिफरेंसेस को कैसे कम करना है, किस तरीके से इकोनॉमिक डेमोक्रेसी लाना है, कि किस तरीके से जो उनका इकोनॉमिक यू कैन से इनइक्वालिटी है उसको कैसे कम करना है। तो इसलिए जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को प्रमोट करते हैं, और जो डीपीएसपी हैं वो सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को प्रमोट करते हैं। अब जो फंडामेंटल राइट्स हैं जस्टिसिएबल इन नेचर हैं। देखिए जस्टिसिएबल कैसे हैं कि इफ़ कोई भी यदि इसका वॉयलेशन करता है, स्टेट इसका वॉयलेशन करता है, या कुछ फंडामेंटल राइट्स जो प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट अवेलेबल हैं, या प्राइवेट इंडिविजुअल्स उनका वॉयलेशन करते हैं, तो उनके खिलाफ जिस पर्सन का वॉयलेशन हुआ है फंडामेंटल राइट्स का, वो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी आर्टिकल 32 के अंडर सुप्रीम कोर्ट में, या आर्टिकल 226 के अंडर हाई कोर्ट में डायरेक्ट याचिका दायर कर सकता है। मगर जो डीपीएसपी हैं ये नॉन जस्टिसिएबल इन नेचर हैं। नॉन जस्टिसिएबल मीन्स कि दीज आर ओनली एक किस्म की मोरल इंस्ट्रक्शंस है गवर्नमेंट को कि आप ऐसा फॉलो करिए, ठीक है। आप सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट को या लोकल गवर्नमेंट को वो बाइंड नहीं कर सकते हैं, कंपेल नहीं कर सकते हैं कि आपको इनको फॉलो करना ही पड़ेगा। मान लीजिए इफ़ any government in case does not follow the instructions, does not follow the principles which are laid down in the part 4 of the Indian Constitution, तो उसके खिलाफ आप केस नहीं कर सकते हैं लाइक फंडामेंटल राइट्स। दैट्स वाई दीज आर कोल्ड नॉन जस्टिसिएबल इन नेचर। और नेक्स्ट जो डिफरेंस है, जो फंडामेंटल राइट्स है वो इंडिविजुअल राइट्स हैं, ठीक है, कि दीज आर अवेलेबल टू द इंडिविजुअल्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मगर जो डीपीएसपी हैं, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, ठीक है, दे प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द कम्युनिटी, मगर दे प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द इंडिविजुअल, एंड दे आर पर्सनल, दे आर इंडिविजुअलिस्टिक, कि एक पर्सन से संबंधित हैं। मगर जो हमारे डीपीएसपीज हैं वो कम्युनिटी का वेलफेयर प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है, सोशलिस्टिक हैं। और जो लास्ट हमने जो डिफरेंस पढ़ना है कि जो डीपीएसपी हैं उनके लिए हमारे को लेजिस्लेशन की ज़रूरत है, कानून बनाने की ज़रूरत है इन्फोर्समेंट के लिए इनके, ठीक है। फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ डीपीएसपी वी रिक्वायर लेजिस्लेशन, हमें कानून की ज़रूरत है, उसी के थ्रू हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को एनफोर्स करा सकते हैं, लागू करा सकते हैं। मगर फंडामेंटल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं, उसके लिए हमें अलग कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। दे आर ऑटोमेटिकली एनफोर्स्ड, देयर इज़ अ नो नीड, दे डू नॉट रिक्वायर एनी लेजिस्लेशन फॉर देयर इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है, कि उन्हें कोई कानून की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप में ही एनफोर्स हो जाते हैं। यदि उनका कोई वायलेशन करेगा तो उसके खिलाफ कोर्ट में कोई भी जा सकता है। उसके बाद जो फीचर्स हैं हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कहते हैं कि स्टेट को, सरकार को कुछ बातें ध्यान में रखनी चाहिए वाइल फॉर्मुलेटिंग द पॉलिसीज़, कि पॉलिसीज़ को बनाते हुए और लॉज को बनाते हुए। अब साथ साथ में कहा है कि ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस की तरह हैं जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं।
इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस क्या है, जो जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जो ब्रिटिश सरकार थी, जब ब्रिटिश शासन था हमारे इंडिया में, तो ब्रिटिश सरकार जो थी गवर्नर जनरल को इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस, कुछ इंस्ट्रक्शंस देती थी। मगर जो हमारे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हैं, उन्होंने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को भी इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन कहा है, लाइक गवर्नर जनरल को जो ब्रिटिश इंडिया की सरकार देती थी, क्योंकि ये वो गवर्नर जनरल को इंस्ट्रक्शन देता है और ये लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव को डायरेक्शन देते हैं, इसलिए इनको भी इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस कहा है। उसके बाद आर्टिकल 36 जो हमारा पहला आर्टिकल है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में, वो ये कहता है कि जो स्टेट का मतलब है, जो स्टेट शब्द का यूज़ हुआ है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में पार्ट 4 में, उसका सेम मीनिंग है जो पार्ट 3 में स्टेट का शब्द का यूज़ हुआ था आर्टिकल 12 के अंदर। ठीक है, तो फॉर द एक्सप्लेनेशन ऑफ द मीनिंग ऑफ द टर्म स्टेट यू कैन रेफर आर्टिकल 12 इन द फंडामेंटल राइट्स वीडियो। नाउ आर्टिकल 37 किसकी बात कर रहा है कि ये बता रहा है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी नॉन जस्टिसिएबल नेचर हैं, उसके खिलाफ हम किसी भी कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। ये सिर्फ ऐसे सिद्धांत हैं, ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जो फंडामेंटल हैं इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री, किसी भी कंट्री को चलाने के लिए। और ये हर एक स्टेट की ड्यूटी बनती है, कि हर एक सरकार की ड्यूटी बनती है कि इन प्रिंसिपल्स को वो फॉलो करे अपनी लॉज को बनाते वक्त। उसके बाद हम आ जाते हैं क्लासिफिकेशन। देखिए, ये जो क्लासिफिकेशन है ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, सिर्फ उसके कंटेंट को देखते हुए, इन प्रिंसिपल्स की डायरेक्शंस को देखते हुए कि किस तरीके से ये बात बता रहे हैं, इसलिए इनको 3 भागों में बांटा गया है: सोशलिस्टिक प्रिंसिपल, गांधीयन प्रिंसिपल्स एंड लिबरल प्रिंसिपल्स। सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स जो हैं वो हमारे वेलफेयर स्टेट की बात करते हैं कि किस तरीके से सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस दिया जा सकता है लोगों को। और गांधीयन प्रिंसिपल्स जो गांधी जी की आइडियोलॉजी थी नेशनल मूवमेंट के दौरान, क्या क्या उनके एम्स थे, इंडिया के लिए वो क्या सोच रहे थे, तो गांधीयन प्रिंसिपल्स में वो इंक्लूड किया गया है। एंड द लिबरल प्रिंसिपल्स जो हैं वो लिबरलिज्म की फीलिंग को प्रमोट करते हैं, कि आज़ादी की फीलिंग को बेसिकली वी कैन से। द नेक्स्ट इज़ कि सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स को। सो सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स हैं आर्टिकल 38, 39, 39A, ये 38 है, ये 39 है, और ये सीरीज़ में इस तरीके से चलेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 38 की। अब ये जो जो रेड मैंने जो इसके अंदर टेक्स्ट कर रखा है, वो ऐसा टेक्स्ट है जिसको किसी लेटेस्ट अमेंडमेंट से ऐड किया गया है, बेसिकली अमेंडमेंट से ऐड हुए हैं। तो सबसे पहले हम आर्टिकल 38 की बात करते हैं। आर्टिकल 38 कहता है कि प्रमोट सोशल वेलफेयर बाय सिक्योरिंग सोशल ऑर्डर। ठीक है, कि हम वेलफेयर को कैसे प्रमोट कर सकते हैं, सोशल ऑर्डर को सिक्योर कर मतलब कि सामाजिक एक ऑर्डर होगा। ऑर्डर कैसे होगा, जब सभी को जस्टिस मिलेगा। जस्टिस 3 की बात करी गई है, सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल। तो हमने सबसे पहले किसी को जस्टिस दिया, और साथ साथ में हमने क्या कहा आर्टिकल 38 में कि हम इनइक्वालिटीज़ को कम करेंगे, इनकम, स्टेटस, फैसिलिटीज़ एंड अपॉर्चुनिटीज़। उसके बाद आर्टिकल 39 कहता है, आर्टिकल जो 39 है, और ये जो मिनिमाइज इनइक्वालिटीज़ इन स्टेटस फैसिलिटीज़ हैं, ये 44th अमेंडमेंट एक्ट से ये ऐड हुए हैं। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 से ये जो क्लोज है ये 38 आर्टिकल का ऐड हुआ है। उसके बाद आर्टिकल 39 कहता है कि एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, मतलब सभी को जीविका के सेम अधिकार होंगे। उसके बाद वो खाने की बात करके वो बताता है कि सभी को इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होगा मटेरियल रिसोर्सेज का। फिर वो कहता है कि किसी के पास हमने कंसंट्रेशन जो है पैसे का जो कंसंट्रेशन है उसको रोकना है। फिर वो कहता है कि सभी को इक्वल काम के लिए, सेम काम के लिए सेम पैसा मिलेगा। फिर वो कहता है कि जो प्रिजर्वेशन है हेल्थ की और स्ट्रेंथ, मतलब कि लोगों के जो वर्कर्स हैं और जो चिल्ड्रंस हैं उनकी जो हेल्थ का प्रिजर्वेशन का मतलब ध्यान रखा जाएगा किसी भी फोर्सेबल एब्यूज़ के अगेंस्ट। और अपॉर्चुनिटीज़ डेवलप की जाएंगी फॉर द हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रन। और ये जो क्लोज 6 है इन आर्टिकल 39, ये 42nd अमेंडमेंट एक्ट से ऐड हुआ है। उसके बाद में आ जाता है हमारा आर्टिकल 39A, दैट इज़ टॉकिंग अबाउट फ्री लीगल एड, वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसका फ्री लीगल एड को इम्प्लीमेंट करने के लिए सरकार ने लेजिस्लेटिव सर्विस अथॉरिटीज़ एक्ट 1987 को बनाया है। ठीक है, हर एक DPSP को बनाने के लिए किसी न किसी तरह के लॉज को लाना पड़ेगा, बिकॉज DPSP रिक्वायर लेजिस्लेशन फॉर द इन्फोर्समेंट, जैसा हमने पढ़ा है। उसके बाद हमारा जो ये राइट है
39 हो गया, फिर ये हो गया हमारा 41, राइट टू वर्क, मतलब सभी को काम का अधिकार है कि सभी को काम देना, उनको एजुकेशन देना, या जो अनएम्प्लॉयड हैं, जो ओल्ड एज हैं, जो सिकनेस है, जो बीमार हैं और जो डिसेबल हैं, उनको पब्लिक असिस्टेंस देना, सरकार अपनी सहायता देगी इन सभी कैटेगरीज ऑफ पीपल को, ये आर्टिकल 41 कहता है। फिर उसके बाद हम आर्टिकल 42 में बता रहे हैं कि सरकार कह रही है कि हमें एक ऐसे डीपीएसपी कह रहे हैं कि हमें ऐसे प्रोविजंस बनाने चाहिए कि एक मानव वहाँ पर काम कर सके, इस तरह की कंडीशंस डेवलप करनी चाहिए और मैटरनिटी रिलीफ देनी चाहिए। मैटरनिटी रिलीफ के लिए जैसे मैटरनिटी एक्ट है वो पास करा गया है। उसके बाद जो हमारा आर्टिकल दिस इज़ 42 एंड दिस इज़ 43 बात करता है कि लिविंग वेज का प्रावधान। अब देखिए, लिविंग वेज और एक बेसिक वेज होती है। बेसिक वेज में सिर्फ फूड, शेल्टर, खाना, मकान, कपड़ा, इस तरह की बात हो रही है, मगर लिविंग वेज में एजुकेशन, इंश्योरेंस, हेल्थ, वो सब कुछ आ जाता है। ठीक है, तो लिविंग वेज की बात करी गई है, डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ की बात करी गई है, सभी की अच्छी कल्चरल, सोशल, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ की बात करी गई है आर्टिकल 47 में। ठीक है, तो ये हमारा आर्टिकल 43, सॉरी, ये दिस इज़ 43 एंड आफ्टर दैट वी हैव टू टॉक अबाउट 43A। दिस इज़ पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो दिस इज़ एडिड थ्रू 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976, दिस वन 43A। अब ये 43A ये हो गया। देन उसके बाद हम बात करते हैं 47 की। 47 बात करता है कि न्यूट्रिशन लेवल को इंक्रीज़ करना, किस तरीके से स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा सकते हैं और किस तरीके से पब्लिक हेल्थ इंक्रीज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमारे आ जाते हैं गांधीयन प्रिंसिपल्स। गांधीयन प्रिंसिपल सबसे पहला है हमारे आर्टिकल 40। ठीक है, जो विलेज पंचायत के ऑर्गेनाइजेशन की बात करता है और किस तरीके से इन्हें सेल्फ गवर्नमेंट की एक भावना को इंक्रीज़ करने के लिए। देन प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्री, ये है हमारा आर्टिकल 43। ये सभी सीरीज़ में मेंशन है इस तरीके से। ठीक है, ये ऐसे करके ऐसे जाएंगे। उसके बाद आ जाता है हमारा प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। अब कोऑपरेटिव सोसाइटी है, ये 43B है। दिस वाज एडेड थ्रू 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2011। उसके बाद हमारा आर्टिकल 46 बात करता है कि किस तरीके से एजुकेशनल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट को हम प्रमोट कर सकते हैं, SC, STs एंड अदर वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, और किस तरीके से उनको सोशल इनजस्टिस और एक्सप्लॉयटेशन से हमने प्रोटेक्ट करना है, वो हमारा आर्टिकल 46 बता रहा है। ये गांधीयन प्रिंसिपल है। देन उसके बाद 47 है, जो बता रहा है कि हमने जो ड्रिंकिंग है, इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स, उनकी कंजम्पशन को कम करना है, ताकि वो, क्योंकि वो हमारी हेल्थ के लिए हानिकारक है, इंजूरियस टू हेल्थ है। देन 48 इज़ टॉकिंग अबाउट कि हमने गायों को उनका स्लॉटर से बचाना है। ठीक है, और उनकी ब्रीड को और इम्प्रूव करना है, तो ये हमारा 48 है। तो जो गांधीयन प्रिंसिपल है और ये जो प्रीवियस हमारा सोशलिस्टिक प्रिंसिपल है, इसमें 43 इसमें भी है और 43 इसमें भी है। तो 43 एंड 43 ये अलग अलग क्लोज हैं सिर्फ। ठीक है, और मगर उसकी सोशलिस्टिक प्रिंसिपल है और ये हमारा गांधीयन प्रिंसिपल है। अब उसके बाद आ जाता है हमारे लास्ट लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स। सो 44 जो है हमारा यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है कि सभी जो रिलीजन्स हैं उनका सेम सिविल कोड हो। उसके बाद हमारा आर्टिकल 45 है, जो 45 बात करता है अर्ली चाइल्डहुड केयर की एंड एजुकेशन टू फॉर ऑल द चिल्ड्रन, जब 6 साल की आयु तक। अब हमने ये जो सेकंड क्लोज है हमारा, ये जो आर्टिकल 45 है, इसके अंदर हमने चेंजेस करी हैं कौन से एक्ट से, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। बिकॉज 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से राइट टू एजुकेशन फंडामेंटल राइट बन गया है अंडर आर्टिकल 21A। इसलिए 45 के अंदर पहले ये 14 साल तक का प्रोविजन था अंडर आर्टिकल 45, अब 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से इसे 6 साल तक कर दिया गया है। उसके बाद हमारा आ जाता है 48। इसके अंदर बेसिकली एनिमल हस्बेंड्री को ऑर्गेनाइज करना साइंटिफिक और मॉडर्न लाइंस पर, तो ये आर्टिकल 48 बात करता है। उसके बाद 48A ये बात करता है प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द इन्वायरमेंट। ठीक है, और ये कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ऐड हुआ है, 42nd अमेंडमेंट एक्ट से ये ऐड हुआ है। उसके बाद हमारे आ जाते हैं प्रोटेक्ट मॉन्यूमेंट्स, प्लेसेस, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं हिस्टोरिक इंटरेस्ट के, ये हमारा आर्टिकल 49 है। उसके बाद 50 आर्टिकल बताता है वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी एग्जाम, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव इन द पब्लिक सर्विसेज।
उसके बाद 51 बात करता है कि इंटरनेशनल पीस को कैसे हम प्रमोट कर सकते हैं सिक्योरिटी के लिए, और बेसिकली किस तरीके से हम इंटरनेशनल लॉ को और ट्रीटी ऑब्लिगेशंस को किस और बढ़ावा दे सकते हैं, और इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स को बाय आर्बिट्रेशन कैसे सेटल कर सकते हैं। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे जो अमेंडमेंट्स हैं। 42nd अमेंडमेंट से आर्टिकल 39, 39A एंड 43A एंड 48A एडिशन हुआ है, ठीक है। 44th अमेंडमेंट से आर्टिकल 38 ऐड हुआ है, और 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से इसमें चेंजेस आए हैं, इसमें खाली चेंज आया है, पहले था ये। और 97th से 43A ऐड हुआ है, दिस इज़ टॉकिंग अबाउट कोऑपरेटिव सोसाइटी। So thank you so much. If you have any doubt, you can ask in the comment section, and you can also join the Telegram group mentioned in the description box, and can also see the other videos mentioned in the playlist of this video. And please do subscribe the channel. Hope to see you in the next session. Thank you so much.